प्रेग्नेंट बेटी। कोमल 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसे बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनना था। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती। ठीक उसी तरह से कोमल की माँ बचपन में ही उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने कोमल की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली। कोमल की माँ नंदिनी, जो कि हमेशा कोमल को हर चीज के लिए रोका टोका करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सामान लाना है, कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दो। हाँ, पैसों का तो पेड़ लगा हुआ है ना, पता नहीं क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर, और वैसे भी तुझे ससुराल ही जाना है और ससुराल में जाकर चूल्हा चौका ही करेगी, फालतू में पैसे वेस्ट करने में कुछ नहीं होगा। नंदिनी का खुद का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। वह भी उसी समय अपनी माँ से पैसे मांगता हुआ कहता है, माँ मुझे ना पैसे दे दो, क्योंकि मेरे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और मुझे ना एक नया स्मार्टफोन लेना है, ताकि मैं पिकनिक पर जाऊँ तो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर पाऊँ। अच्छा, तो मेरे लाल को पिकनिक जाना है, तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में तुझे पैसे देती हूँ। तू जाकर जरा अपने कमरे में तो बैठ, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। माँ, आपने राहुल को तो पैसे देने से मना नहीं किया, फिर मुझे क्यों कर रही है? और वैसे भी मुझे तो पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, फालतू खर्च के लिए थोड़ी ना मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। मेरे बेटी की बराबरी करने की औकात नहीं है तेरी। तेरी माँ तो तुझे जन्म देते ही नरक की टिकट कटवा के चली गई, तू क्या चाहती है? तेरा बाप पूरी जिंदगी मेरे ऊपर तुझे बोझ की तरह रखे। मेरी जिंदगी वैसे भी बोझ बना दी है तूने, शांति से जीने भी नहीं देती। जा कमरे में बैठ जा। कोमल को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। बेचारी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही शाम को कोमल के पापा मोहन घर आते हैं। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता है और देखता है कि कोमल उदास होकर बैठी हुई है। तभी मोहन कोमल से कहता है, क्या हो गया मेरी गुड़िया, आज तू उदास नजर आ रही है। तुझे तो पता है ना कि जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे तेरा ही चेहरा देखना होता है, वो भी स्माइल करता हुआ, और जब ऑफिस से घर आओ तब भी मुझे तेरा चेहरा स्माइल करता ही दिखना चाहिए। लेकिन आज तू उदास क्यों है मेरी गुड़िया की स्माइल कहाँ गई? ओ पापा, मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, जिसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे, करीबन 2-3 हजार। तो बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? जब तक तेरे पापा हैं तेरे साथ, तब तक तुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, और वैसे भी मैं अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और तुझे जो सामान लाना होगा तू ले आ, और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा करना। कोमल खुशी खुशी अपने पापा को गले लगा लेती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टी आ रही थी। नंदिनी उसकी तबीयत की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे कोमल का पेट निकल रहा था और उसका वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लगभग 2 महीने से कोमल को पीरियड्स नहीं आ रहे थे और वे बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुआ और बार बार उल्टी के चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है। माँ, हे भगवान, तुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए, किसके साथ तूने अपना मुंह काला करवाया है? आखिरकार साबित कर ही दिया तूने कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। दुनिया अब तो मेरे ऊपर क्या क्या बोलेगी कि मैं सौतेली बेटी का ध्यान नहीं रख पाई। पर मुझे क्या पता था तू स्कूल जाने के बहाने कहाँ मुंह काला करवा रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हो। ये जो बाल है ना, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? गर्भावस्था के दिनों में क्या क्या बदलाव आते हैं एक औरत के शरीर में। तेरा पेट भी निकलता जा रहा है, ऊपर से तुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए, ऊपर से उल्टी चक्कर आने का मतलब यही होता है कि एक औरत गर्भवती है। और तू तो शादी से पहले ही मुंह काला करवा ली, अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही करी और हमारी भी कर दी साथ में। हम लोगों को क्या ही बोलेंगे कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। सच में माँ, ऐसा होता है? माँ, मैं क्या सच में प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, तो तू सच में प्रेग्नेंट है। अब तो दिल कर रहा है तुझे जान से मार दूं। ये दुनिया वैसे भी हमें जीने नहीं देगी, ताने मार मार के मार डालेगी। तेरा जीना तो बेकार है, जाकर फांसी लगा ले कमरे में जाके। एक सुसाइड नोट लिख दे। तू शादी से पहले माँ बनने वाली है, कम से कम पुलिस वाले मेरे ऊपर शक तो नहीं करेंगे।
कोमल अभी बच्ची थी, इन चीजों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसे अपनी माँ की बातें बहुत गहरी तरीके से उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है। वे बार बार इन्हीं चीजों को सोचने लगती है और वे परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और एक सुसाइड नोट लिखती है और खुद को कमरे में बंद करके पंखे से लटकना शुरू कर देती है। तभी ये सारा नजारा खिड़की से राहुल देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ और पिता दोनों को बुला लेता है। मोहन ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और वे किसी तरह से खिड़की से घुसकर अपनी बेटी की जान बचा लेता है, जिसके बाद कोमल बेहोश हो जाती है। मोहन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कोमल को एडमिट कर लेते हैं और उसका चेकअप करना शुरू कर देते हैं। तभी राहुल अपने पापा को कोमल का लिखा हुआ सुसाइड नोट देता है। क्या कोमल माँ बनने वाली है? ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर कुछ बात है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मोहन से डॉक्टर कहते हैं, क्या मेरी बेटी माँ बनने वाली है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी अभी महज 15 साल की है। दूसरी बात, आपकी बेटी को पीसीओडी है। इसमें गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका पीरियड्स मिस हो जाता है, उनका पेट निकलने लगता है, उनको उल्टी, चक्कर और हार्मोन इनबैलेंस होने लगते हैं, जिस वजह से उनको बहुत दिक्कत परेशानी होती है। किसने कह दिया आपको ये प्रेग्नेंट है? कुछ नहीं डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है अब? कोमल अब ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे चक्कर आ गया था और मैंने उसे दवाइयाँ दे दी है। आप लोग उसे घर ले जा सकते हो और उसके खान पान पर अच्छे से ध्यान देना। उसे स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेने देना। बाहर का जितना खाना हो सके उसका अवॉइड करवाना। बेहतर होगा कि घर का ही खाना उसे प्रोवाइड कराना और समय समय पर गायनों को दिखाकर उसका चेकअप करवाते रहना। ऐसे ही कोमल अब घर आ जाती है। मोहन कोमल से सारी बातें पूछने लगता है और कोमल बता देती है ये सब उसकी माँ ने कहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। यह सब सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वे नंदिनी को खींचकर थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हें इस घर में अपनी अर्धांगिनी बनाकर लाया था। ये सोचा था कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दोगी। अगर कोमल के साथ ये सब हो रहा था तो तुमने एक माँ होने के नाते उसे डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर नहीं समझा और न ही इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश की। आखिर तुम साबित कर ही रही हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बच्चों से ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये समय नहीं था ठीक। मुझे पता है मैंने कोमल पर ध्यान नहीं दिया। सच बताओ, मैं कोमल को बहुत बुरा मानती थी और उसके साथ भेदभाव करती थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूँ। उसने आज तक कभी मेरी शिकायत आपसे नहीं करी। मुझसे माफ कर दो। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक औरत होकर कि तुमने इस बात को कभी नहीं समझ पाई कि जरूरी नहीं अगर एक लड़की के पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट ही हो। अगर उसे पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अंदरूनी रूप से बीमार है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने पति और बेटी दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद मोहन और कोमल दोनों से माफ कर देते हैं। महेश की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी रितिका और दूसरी पत्नी कोमल। दोनों पत्नियों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इस वजह से महेश हमेशा परेशान रहा करता था। यहाँ लोगों से एक शादी तो झेल ही नहीं जाती और इन महाशय ने तो 2 शादी करके अपने जीवन में मुसीबत को डबल कर दिया था। ऐसे ही एक दिन रितिका का बर्थडे था। महेश रितिका के बर्थडे पर उसे बाहर डिनर पर ले जाने का प्लान कर रहा था। यह देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और कोमल महेश के पास आती है और उसे गुस्से में बोलती है, अगर तुम्हें रितिका से इतना ही प्यार था तो उसने शादी ही क्यों की? तुम्हें उसका बर्थडे याद है, लेकिन मेरी माँ का आज वेडिंग एनिवर्सरी है वो तुम्हें याद नहीं है। अरे पति होने का फर्ज तो तुमने ढंग से निभाया नहीं। कम से कम अच्छा दामाद होकर तो दिखा दो मेरे माँ बाप को। अरे कोमल, तुम भी बच्चों वाली बातें करती हो। तुम्हारी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी है तो इसमें मैं क्या करूँ? वेडिंग एनिवर्सरी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब सासू माँ के साथ में ये सब करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? अपनी जुबान थोड़ा सोच समझ कर निकाला करो, वरना जुबान छोटी करना मुझे अच्छे से आता है। मेरी माँ के बारे में कुछ अनाप शनाप बोले ना तो मेरा नाम अपने दिमाग में बिठा लिया करो अच्छे से कि मेरा नाम कोमल है। सिर्फ नाम ही नहीं, उसके साथ में काम भी कर सकती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। देखो, जब तुम्हारा बर्थडे था तो मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गया था, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज रितिका का बर्थडे है तो कम से कम उसके बर्थडे को खराब करने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ रितिका आती है और रितिका गुस्से में कोमल को कहती है, हाँ तो होती कौन है मेरे पति को रोकने वाली? ये मत भूल कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ। इस वजह से तुम मेरे घर में है।
मैं चाहती ना तो तुम दोनों को घर से निकाल सकती थी, लेकिन मैंने तुझे इस घर में रहने की परमिशन दी है, इसलिए कुछ चीज मेरे हिसाब से होगी। इस घर में जो मैं चाहती हूँ वो होगा, सब कुछ अच्छे से चले, तो हमारे बीच आने की कोशिश मत कर तू। ये सही है तुम दोनों का, घर का सारा काम मैं करूँ और घर की साफ सफाई मैं ही करूँ, खाना मैं बनाऊँ, और रोमांस का टाइम आता है तो इन लोगों को शॉपिंग याद आ जाती है, घूमने का टाइम आ जाता है तो पति बनने के लिए ये वहाँ डायन आ जाती है। क्यों पति देव, मेरे साथ ये भेदभाव करके तुम्हें क्या ही मिलता है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आखिर तुम दोनों कैसे खुश रह सकते हो? इतना बोलकर कोमल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रितिका फिर भी महेश को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही अगली सुबह कोमल किचन में हमेशा की तरह लंच बना रही थी और रितिका आराम से अपने कमरे में सो रही थी। महेश जल्दी से रेडी होकर वहाँ पर आता है। कोमल गुस्से में महेश को लंच दे रही थी, तभी महेश बड़े ही प्यार से कोमल को गुलाब का फूल देते हुए कहता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हाँ, अभी मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है, कल तो तुमने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। मैं स्पेशल तुम्हारे लिए ये गुलाब का फूल लेकर आया हूँ, क्योंकि जिस दुकान से मैंने ये गुलाब का फूल खरीदा था, उस दुकान वाले ने कहा था कि आपकी नजर में जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, आप उसे ये गुलाब का फूल देना। और देखो, ये गुलाब का फूल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर में सबसे ज्यादा सुंदर तो तुम ही हो। बस बस यही लाइन मारकर क्या करोगे पतिदेव, कहाँ जाओगे तुम? महेश कोमल को खुश करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर रितिका आ जाती है और रितिका गुस्से में कहती है, अच्छा तो सुबह सुबह ये चल रहा है यहाँ पर, ये सब करना था तो दूसरी शादी की ही क्यों? इतना घर में कलेश करना जरूरी है क्या? तुम मुझे नहीं बल्कि इससे ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए तो इसे इतना प्यार दिखा रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। कल तुम्हारे साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और कोमल घर पर अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा कोमल को खुश करूँ। मैं तुम दोनों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। इतना बोलकर महेश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। महेश बिना खाए पिए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है। तुझे हजम नहीं हो रहा था ना? महेश मुझे थोड़ा सा प्यार कर रहे थे तो जब वे तेरे साथ घूमते फिरते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, जब तेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। ये सब सोच रही होगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हाँ तो मेरे से ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। मैं भी उनकी पत्नी हूँ, मेरे लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हर वक्त कोमल कोमल करते रहते हैं। वे हर वक्त कोमल कोमल नहीं बल्कि रितिका रितिका कहते रहते हैं। तब तुझे बुरा नहीं लगता जब मेरी बारी आती है तो तू हमेशा टांग अड़ाने आ जाती है। इस तरह से अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे ही शाम को महेश ऑफिस से घर आता है, उसे जोर से भूख लगती है। वे अपनी दोनों पत्नियों से खाना मांगता है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी गुस्से में खाना नहीं बनाया था। यह सब देखकर महेश को बहुत गुस्सा आता है और महेश उनसे बोलता है, सुबह से शाम तक मेहनत करके आओ, तब एक पति यही उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी हंसी खुशी उसे 2 सूखी रोटी प्यार से खिला दे। लेकिन जब मैं घर आता हूँ तब तुम दोनों हमेशा ऐसा सड़ा सा मुंह बनाकर लड़ाई झगड़ा करके मेरा पूरा का पूरा मूड खराब कर देती हो। तुम्हें तो लगता है कि मैं तुम दोनों में से किसी से प्यार नहीं करता। तो ठीक है, अब जो होगा कल पता लग जाएगा। महेश गुस्से में जाकर अपने कमरे में सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन महेश बिना किसी को बताए ऑफिस चला जाता है। कोमल और रितिका दोनों महेश को फोन कर रहे थे, लेकिन महेश का फोन बंद आ रहा था। यह देखकर दोनों वह बहुत परेशान हो जाती है। ये सब हमारी गलती है, हमारी लड़ाई की वजह से वो गुस्सा होकर हमसे दूर हो गए हैं। सच बताओ तो हमेशा हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का वो ख्याल रखते हैं, और एक हम है जो उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उनके ना रहने पर हमें अपनी गलती महसूस हो रही है। तो बिल्कुल सही कह रही है, सब हमारी गलती है। महेश के जाने के बाद दोनों को अपनी गलती महसूस हो जाती है। दोनों ने अब खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसे ही अचानक महेश घर आ जाता है। यह देख दोनों बहुत खुश हो जाती है और दोनों उससे माफी मांगती है और कहती है, हमें माफ कर दो। हमें हमेशा यही लगता था कि आप दोनों में से किसी एक को प्यार करते हो, लेकिन आपके जाने के बाद हमें पता चल रहा है कि आप हम दोनों का कितना ख्याल रखते हो। 2 पत्नियां होने के बावजूद हम दोनों को बराबर प्यार देते हो, लेकिन फिर भी हम दोनों आए दिन लड़ाई करते हैं। हम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि आपका ऑफिस में कैसा दिन रहा और शायद आपको हमारे प्यार की जरूरत है, लेकिन हम दोनों सिर्फ अपने आप में ही लगे रहते हैं। यही महसूस कराने के लिए मैंने ये सब किया। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से महेश उन दोनों को माफ कर देता है, जिसके बाद तीनों आपस में मिलजुल कर शॉपिंग करते हैं, एक साथ पार्टी करते हैं और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं।